हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज वी ऑल नो दैट केमिकल रिएक्शंस आर ऑफन अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेस। अब ये एनर्जी चेंजेस हीट की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइट की फॉर्म में हो सकते हैं, वर्क की फॉर्म में हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे वर्ड से क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें हमने मेनली दो टाइप की एनर्जीज की बात करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। So the study of interconversion of electrical and chemical energy is called as electrochemistry। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। अब ये रिलेशनशिप आइदर वे में हो सकता है, या तो हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम कौन से केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है एक एटम से दूसरे एटम में। दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, जिन्हें हम मोर स्पेसिफिकली रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो डिवाइस जिसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, दैट डिवाइस इज नोन एज सेल। The cell is an arrangement consisting of two metal rods dipped in the solution of same electrolyte or placed separately in two different electrolytic solution। सेल का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को हम या तो सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं या उसे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन होता है? इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होंगे, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ट्रांसफर होंगे, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म्स हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। And the electrode where reduction occurs is called as cathode and where oxidation occurs called as anode। और इसे याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, एनोड का AN और ऑक्सीडेशन का OX, रिडक्शन का RED और कैथोड का CAT। एन ऑक्स रेड कैट। तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स OL, एंड कैथोड पे रिडक्शन होगी एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसे हम याद रखेंगे RG से। अब हम दो टाइप्स के सेल, जैसे मैंने पहले भी बात की कि यहाँ पे दो टाइप्स के सेल्स को हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में स्टडी कर लेते हैं।
Electrolytic cell is a device in which electrical energy is converted into chemical energy resulting in chemical reaction. That means हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। और जैसे इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो लिटिक का मतलब है ब्रेक करना और इलेक्ट्रो आ गया इलेक्ट्रिसिटी से। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं? डीकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की हम डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं। उस सब्सटेंस को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। अब इस सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? इसमें या तो हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं या हम कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे मोल्टन NaCl। इसे हम एक वेसल में ले लेंगे, उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में शो कर रखा है। एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक कैथोड है, और इन दोनों को हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर से, दैट इज बैटरी से हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब हमने कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड में एंटर करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैटरी की ओर जाते हैं, इसलिए जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है। तो कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है और एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब इस सेल में होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो करंट कैरी होता है कनेक्टिंग वायर से टू दी मेटल इलेक्ट्रोड्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट में यही करंट कौन कैरी करता है? आयंस। इलेक्ट्रोड जिनको हमने मेटालिक वायर से अटैच कर रखा है, वहां पे करंट कैरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट कैरी हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे करंट कैरी हो रहा है फ्लो ऑफ आयंस के थ्रू। अब कैटायंस कैथोड की ओर मूव करेंगे। हमने कैसे याद रखना है कैटायन का CET और कैथोड? कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, तो कैटायंस कैथोड की ओर मूव करेंगे और एनायंस एनोड की ओर मूव करेंगे। एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये एनोड की ओर मूव करेंगे। जब कैटायंस कैथोड पे पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जैसे इस रिएक्शन में हमने शो कर रखा है, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये रिड्यूस हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। एनायंस जब एनोड पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लूज करने का मतलब कि उनकी ऑक्सीडेशन होगी, जैसे यहाँ पे B नेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से B0 में ऑक्सीडाइज्ड हो गया एनोड पे। Thus, a redox reaction takes place on supplying the electrical energy resulting in the decomposition of substance. So, the process in which electrical energy is supplied to bring about the redox reaction, which is otherwise non-spontaneous, that is to bring about the decomposition of electrolyte, is called as electrolysis. यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये रिएक्शन अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस था और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया है। ये चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
ये सेटअप दिखाया हुआ है, इसमें एसिडुलेटेड वाटर है जिसमें वाटर में थोड़ा-सा एसिड ऐड कर रखा है। कैथोड और एनोड जो हैं ये प्लैटिनम प्लेट्स मेटल इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज़ की है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से अटैच है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा सेटअप हमने यहाँ पे शो कर रखा है। अब देखते हैं कि गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल आर नेम्ड आफ्टर द लुई गैल्वेनी एंड एलेसेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। ये एलेसेंड्रो वोल्टा ने 1800 में फर्स्ट बैटरी डिस्कवर की थी। तो इनके नाम पे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल का नाम रखा हुआ है। एंड इट इज द डिवाइस इन विच free energy change of a spontaneous chemical reaction is converted into electrical energy by keeping oxidation and reduction parts of reaction physically separated। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, दो चीज़ें हम नोट करेंगे कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है और इस रिएक्शन के होने से जो इस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या हम बोलें कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को सेपरेट रखेंगे एंड द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल of reactions allow the chemical energy of reaction to be converted into electrical energy। ये गैल्वेनिक सेल का बेसिस है कि जब हम इन दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को सेपरेट रखते हैं तभी आपकी ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ किया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ हो रहा था। गैल्वेनिक सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी यूज़ हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हम फिर से मेटालिक वायर से या किसी कंडक्टिंग मटेरियल से अटैच कर देंगे टू द टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की बात हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं की थी, लेकिन गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को जो हमने दो सेपरेट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस रखे हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में, उनको हमने कांटेक्ट में कैसे लाना है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। इसलिए हमारा सॉल्ट ब्रिज बहुत नेसेसरी है गैल्वेनिक सेल में। अब ये सारी सेटअप के बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा हर इलेक्ट्रोड पे। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, एक पे रिडक्शन होगी। आउटर सर्किट में करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के थ्रू और इनर सर्किट कंप्लीट होगा बाय द फ्लो ऑफ आयंस। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन एग्जांपल है डेनियल सेल। इसके अलावा लेक्लेंची सेल, ड्राई सेल, फ्यूज सेल, ये भी आपके गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स हैं। इसमें हमने जिंक और कॉपर गैल्वेनिक सेल का डायग्राम शो कर रखा है। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रखा है। कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, इस पे रिडक्शन हो रही है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। सॉल्ट ब्रिज हमने जो यूज़ कर रखा है उसमें जिंक आयन जो है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड के बीकर से राइट बीकर में जा रहे हैं और सल्फेट आयन राइट बीकर से लेफ्ट बीकर में जा रहे हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। और ये आउटर सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और यहाँ पे हमने एमीटर या
गल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। तो इस तरह से हमारी जिंक गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन होती है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इस सेल में रिएक्शन हो रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। अब क्या होता है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए हम इसे नेगेटिव पोल बोलेंगे और कॉपर को हम पॉजिटिव पोल बोलेंगे। और रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, लेकिन हम करंट हमेशा बोलते हैं कि करंट कन्वेंशनली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब जब जिंक 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होता है तो ये जिंक आयंस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में चले जाएंगे और जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर में रिड्यूस होंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया और कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयंस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रह जाएंगे राइट बीकर में। अब ये दोनों आयंस और केटायंस एंड एनायंस मूव करेंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू और इस तरह से आपका इनर सर्किट कंप्लीट होगा। अब जैसे हमने देखा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ कॉपर में और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। और इसमें से बचे सल्फेट आयन जो हैं वो दूसरी साइड पे माइग्रेट करेंगे। अब इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होता आ रहा है, सल्फेट जो है राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में आ रहा है। इसलिए जैसे जैसे सेल ऑपरेट करता है विद पैसेज ऑफ टाइम करंट फॉल करना शुरू हो जाता है और क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जाके कॉपर पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर में रिड्यूस होने के बाद, तो वेट कॉपर रोड का इंक्रीज हो जाएगा और जिंक रोड का डिक्रीज होगा जैसे सेल वर्क करेगा। इस फिगर में हमने शो कर रखा है कि जिंक इलेक्ट्रोड का वेट डिक्रीज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज कर रहा है। The weight changes in these two half cells are observed to be in accordance with the Faraday's law of electrolysis, according to which weight of zinc dissolved divided by weight of copper dissolved is equal to equivalent mass of zinc divided by equivalent mass of copper, which is equal to 32.5 divided by 31.75। और अगर हमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का मास डिसॉल्व होगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर जो है डिपॉजिट होगा। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशंस का कांस्टेंट रहता है। नो चेंज ऑफ हीट इज ऑब्जर्व्ड, सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये देखते हैं कैसे होता है। अगर हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में डिप करते एक ही सेल में, तब हम क्या ऑब्जर्व करते कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हीट अप हो जाता है क्योंकि तब इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी। बट हमने क्या किया है, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और कॉपर रोड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल का बेसिस ही यही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में तभी कन्वर्ट होगी जब हम ये दोनों सेल्स को सेपरेट रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे हीट चेंजेस होने की बजाय केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम रहता है।
अब इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया। अब सॉल्ट ब्रिज के हम फंक्शन स्टडी कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, हमने क्यों एम्प्लॉय किया है सॉल्ट ब्रिज। Salt bridge is inverted U-shaped glass tube containing a set jelly of agar-agar and viscous concentrated solution of strong electrolyte. अब ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे जिसके आयंस की मोबिलिटी सेम हो, आयनिक मोबिलिटी, या हम ये कह सकते हैं कि उनका एक्वस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट इक्वल ट्रांसपोर्ट नंबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशंस, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर ये हाफ सेल में पड़े हुए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो रिएक्शन होना है, जो डिजायरेबल रिएक्शन है, उसकी जगह हमारा कोई और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लोराइड और नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ पोटाशियम या अमोनियम जो है वो मोस्टली सॉल्ट ब्रिज की प्रिपरेशन में एम्प्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल KCl हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया या अमोनियम कार्बोनेट हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज के हम फंक्शन स्टडी कर लेते हैं। पहला फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का कि ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक कंटैक्ट बनाता है। और किस तरह से बनाता है? आयनिक कंडक्शन के थ्रू। जैसे हमने पिछले सेल में देखा कि आपके जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के बीकर से राइट हैंड साइड के बीकर में जा रहे हैं, और जो सल्फेट आयन्स हैं वो राइट हैंड साइड के बीकर से लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में जा रहे हैं। तो इस तरह से आयनिक कंडक्शन होती रहती है और इलेक्ट्रिक कंटैक्ट बना रहता है। But at the same time, it prevents mixing of these solutions and thus avoids direct electron transfer reaction. Directly electron transfer ये दोनों solutions में नहीं होने देता। ये था इसका पहला function। Second function, it maintains the electrical neutrality of two electrolytic solutions. अब जो हमने जिंक कॉपर वाला गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था उसी को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। हमने उस सेल में जिंक रोड को डिप किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रोड को डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और उसमें हमने सपोज KCl सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जब ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। वहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कॉपर में रिड्यूस हो रहे हैं, और जब वो कॉपर में रिड्यूस हो रहे हैं ये कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। यही चीज हमने पहले डिस्कस की थी। अब बचे सल्फेट आयन, दैट मीन्स कि इसके अंदर सल्फेट आयन की एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे सल्फेट आयन की एक्सेस होने से एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया और राइट हैंड साइड के बीकर में एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में रुक जाएगा और सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब हम सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करेंगे तो जैसे हमने KCl का सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया तो K पॉजिटिव आयन माइग्रेट करेंगे रिडक्शन हाफ सेल में और ये न्यूट्रलाइज कर लेंगे एक्सेस नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड ड्यू टू सल्फेट आयंस, और इसी तरह से Cl नेगेटिव आयन सॉल्ट ब्रिज के न्यूट्रलाइज कर लेंगे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ बीकर ड्यू टू accumulation of zinc 2 positive ions। तो हमारा continuous flow होता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ये था हमारा सेकंड फंक्शन।
थर्ड फंक्शन हम देखते हैं कि इट मिनिमाइजेस and almost eliminates the liquid junction potential occurring at the interface of electrolyte salt solutions. सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसका नाम देखो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल दो लिक्विड्स के जंक्शन पे डेवलप हो रहा है। कौन से दो लिक्विड्स? दो डिफरेंट सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उनके इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ दीज सॉल्यूशंस। क्योंकि इन सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन डिफरेंट है, आयंस माइग्रेट करेंगे बाउंड्री के थ्रू और इन आयंस की माइग्रेशन का रेट डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल तो डेवलप हो गया, बट इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये क्या करता है? इट हिंडर्स द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि ये भी एड अप हो जाता है सेल की ईएमएफ में, हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलती। अब सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या फंक्शन कैरी करता है और किस तरह से इसको मिनिमाइज या एलिमिनेट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को? द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन सॉल्ट ब्रिज कैरीज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आयन करंट अक्रॉस द फेस बाउंड्री। पहली बात तो वो मेजर आयन करंट का पार्ट कैरी करते हैं सॉल्ट ब्रिज के आयंस। दूसरी बात कि क्योंकि इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम है वाटर में, इसलिए these ions carry equal fraction of that current. Therefore, the potentials set up at the boundaries by diffusion of positive and negative ions are expected to be equal and opposite, and they almost counterbalance each other and are not added to true EMF of cell. तो हमें हमारी ट्रू ईएमएफ मिलती है और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेट हो जाता है। तो ये थे 3 फंक्शन सॉल्ट ब्रिज के। पहला फंक्शन की इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट मेंटेन करता है, दूसरा फंक्शन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और तीसरा फंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता है। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करना है। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है और इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड आएगा और राइट हैंड साइड पे कैथोड आएगा। अब जो इलेक्ट्रोड हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसे किस तरह से लिखना है? द इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज रिटन बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ मेटल और गैस फर्स्ट। पहले हमने मेटल लिखनी है, यहाँ पे मेटल का सिंबल लिखना है, फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ आयन विद कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट्स। सपोज इसकी कंसंट्रेशन C1 है। The electrode on right hand side is written by first writing ion. हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज हमने B लिया, ये आयन लिया, इसकी कंसंट्रेशन हमने रिप्रेजेंट की C2 से, फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ मेटल और गैस। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एनोड है, यहाँ एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिफरेंट फेसेस हैं, तो यहाँ फेस बाउंड्री के लिए हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ आपका कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ कैथोड है, तो इन दो फेसेस को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अब बीच में दो फेस बाउंड्रीज, बीच में हमने इन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को कैसे सेपरेट करना है? दो वर्टिकल लाइन से जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया है, जो हमारा जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल था, कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिंक, फिर फेस बाउंड्री, फिर जिंक 2 पॉजिटिव ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, फिर दो फेस बाउंड्रीज जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, उसकी कंसंट्रेशन, फिर फेस बाउंड्री वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, फिर हमारा मेटल आ रहा है, कैथोड आ रहा है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लास्ट में एक तो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइट सेल की
का डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं और एक तरह से हमारा ये आज का टॉपिक भी इसमें समराइज हो जाएगा, जो बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो सबसे पहली बात है कि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल इज बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है गैल्वेनिक सेल में, बट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस और इसको स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स को हम सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में ही डिप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव पोल है और कैथोड पॉजिटिव पोल है, क्योंकि एनोड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए नेगेटिव पोल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव पोल इसलिए है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, एंड कैथोड नेगेटिव पोल इसलिए है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। बट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की ओर होती है, तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की ओर मूव करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिव पोल है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैथोड से एनोड की ओर होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन एक्सटर्नल सर्किट। गैल्वेनिक सेल में हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। थैंक यू।